अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज के 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत कुछ यूँ हैं कि एक तो मजहबी सियासी जमात TLP पर वफाकी काबीना ने पाबंदी का फैसला किया है पंजाब हुकूमत की सिफारिश के ऊपर। ये फैसला किस बुनियाद पर किया गया, इसके असरात क्या होंगे, किस मकसद के लिए पाबंदी लगाई गई है, दीगर सियासी जमातों और मजहबी जमातों के लिए इसमें क्या पैगाम है। दूसरा मामला PTI का है। नए वज़ीर आला CM KP के सुहेल आफरीदी नाकाम लौटे, धरना भी दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने फैसला ये किया कि जब तक मुलाकात नहीं होगी उनके रहनुमा से, वो काबीना की मंजूरी भी नहीं देंगे और तब तक वो भी अहम जो मुलाकातें हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे क्या एहतजाज की एक नई सियासत शुरू होगी, क्या लॉन्ग मार्च धरना उसका इम्कान जन्म लेगा, तलखी मज़ीद बढ़ेगी। और फिर साथ हम देखते हैं कि जो जेल में कैद सियासी लोग हैं उनके ऊपर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल होता है। सिंगल बेंच का फैसला था, ज़िया-उल हक के दौर में कभी ये पाबंदी लगी थी जो सिंगल बेंच ने ख़त्म की थी, लेकिन आज फिर इसे रिस्टोर किया गया। तो कैसे गैर सियासी बातें करेंगे सियासी कैदी, ये किस दौर में लेके जा रही है हुकूमत, हमें किसका मिशन है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर बात होगी। और साथ हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं से मुलाकातें हैं। आखिर हो क्या रहा है मुल्क में सियासी तौर पर, इसका जायज़ा लेने के लिए आज हमने जहमत दी है सहाफ़त के हाथ सीनियर तज़किया निगार जनाब मज़हर अब्बास साहब को और सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब को। दीगर मामला पे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके मैं बात करूँगा। सबसे पहले मज़हर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। सर, TLP पर बिलाखिर पाबंदी, मैं कुछ जायज़ा ले रहा था, 7 वजूहात बताई जा रही हैं, नफ़रत अंगेज़ तकारीर से लेके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की ख़राबी, अक़लियतें, मॉब वायलेंस, फ़िरका वारियत, हथियार साजी, लंबी फहरिस्त है। पहले भी खान साहब के दौर में भी पाबंदी लगी लेकिन नहीं लग सकी। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी और NAP पर पाबंदी लगी थी। अब क्या पाबंदी लगाने में कामयाब होगी सरकार, मकासद क्या हैं और इससे पैगाम क्या मिलता है? मदरसा जी, शुक्रिया जामी। देखिए, पाबंदी 2 तरह की लगती हैं। एक होती है जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आप लगाते हैं, जैसे हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में देखा कि पहले लगाई गई फ़िरका वाराना तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई गालिबन अगस्त 2001 में, और फिर जनवरी 2002 में पाबंदी लगाई गई जिहादी तंजीमों पर से जी पर। लेकिन हमने उसके बाद ये देखा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ नामों से आ जाती हैं। अच्छा, इन पे जो पाबंदी लगाई गई अगेन वो लगाई गई एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, जबकि जो सियासी जमात पे हमने देखा जो पाबंदी लगाई गई वो जिस तरह अभी आपने कहा वो कम्युनिस्ट पार्टी पे लगाई गई, लेकिन उस वक्त बिल्कुल इनिशियल ईयर्स थे, तो उनसे गालिबन पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्ट या उसके तहत पाबंदी लगाई गई। लेकिन जो NAP पर पाबंदी है, नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी, उसके लिए पूरा एक जो है वो माहौल हमें नज़र आया। सबसे पहले बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया, उसके बाद इजिप्शियन गालिबन मिस्र के सफारत खाने से जो है वो, या इराक़ के सफारत खाने, मुझे एग्जैक्टली फवाद को याद होगा, उनसे असला बरामद वो किया गया और उसका पूरा फिर एक केस बनाया गया और फिर हैदराबाद ट्राइब्यूनल बनाया गया। तो वो पाबंदी अगर एक हम देखते हैं तो उस तरह की पाबंदी ये लगाने जा रहे हैं। जी, ये सवाल आपका इसकी नोयत को समझा जाए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब और उनकी जो पहली हुकूमत थी PTI के दौर में, उस दौर में भी एक ऐसी एफर्ट हुई थी। चौधरी साहब 2021 में शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, इसी तरह कुछ इक़दामात हुए थे, फिर वो पाबंदी पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका था? और अब जो पाबंदी लगी, मैं आपको देख रहा हूँ, आप इसे खासा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाई सो? और आपके दौर में पाबंदी कामयाब क्यों नहीं हुई थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तरीके लब्बैक के ऊपर पाबंदी है ये बड़ा रेयर फैसला है, इस लिहाज से कि तरीके इंसाफ और नून लीग जिनमें किसी और बात के ऊपर शायद इत्तेफाक नहीं है, ये वो तरीके इंसाफ का वाहिद फैसला है जिसको नून लीग इंडोर्स कर रही है और वो भी पाबंदी लगा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा एक शर्अंगेज किस्म की तंजीम है। 450 से ज्यादा बिल वास्ता और बिला वास्ता जो कत्ल है वो इनसे जुड़े हुए हैं और सियासत हो ही नहीं सकती। देखिए ना, जमहूरियत सियासत उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि तमाम लोग गैर मुसल्लह होंगे
और आप अपने आर्गुमेंट की पावर से जो है वो आप वोट लेंगे और जीतेंगे। अगर आपके पास असला है और मैं निहत्था हूँ तो फिर तो देखे ना मुकाबला ही नहीं हो सकता। और इसीलिए ये जो जत्थे हैं इनको कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क जो है वो इजाजत नहीं देता कि वो सियासी अमल को सबोटाइज कर सके। हमारे मुल्क में क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंक्शनल नहीं है, वो इधर उधर के कामों में ज्यादा मसरूफ है, लेजिटिमेट पॉलिटिक्स को खत्म करने में ज्यादा मसरूफ है, लिहाजा इस तरह की जमातें जो है वो रजिस्टर। ठीक ठीक, चलिए मैं आपसे दोबारा ही बात करता हूँ। कोई ऑडियो का मसला है। मदर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मदर साहब, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा वहीं रह गया कि इसका जो बुनियादी मकसद है वो पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, बाकी सियासी या मजहबी जमातों के लिए क्या पैगाम हो सकता है इसमें? देखिए, जो पाकिस्तान में जनरली जो अगर हम रिलीजियस पॉलिटिक्स की बात करें या जो मजहबी जमातों की बात करें, दो तरह के हमें वो नज़र आते हैं। एक वो मजहबी जमातें जो मजहबी सियासी जमातें जो एक पार्लिमानी निज़ाम पे यकीन रखती हैं और वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करती हैं, जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, अब वो खासी तीसरी जमात काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जमीयत उलमा पाकिस्तान जी वो है। इन जमातों में आपको उस तरह का उनसर नहीं नज़र आएगा जिस तरह हमने बाज़ दूसरी जमातों में देखा। अब टीएलपी जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती है, वो स्कूल बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, उसकी भी जो रिवायत पूरी तारीख रही है वो नॉन एक्सट्रीमिज्म पे रही है, नॉन वायलेंट पे रही है। हम मौलाना शाह अहमद नूरानी उठा लें, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी उठा लें, उसके बाद जमीयत उलमा पाकिस्तान एक वक्त में बहुत मौसर सियासी और मजहबी जमात थी। उसके बाद हमने बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट में देखा, फिर एक नई जमात उभर कर आई सुन्नी तहरीक जी, जो अब भी मौजूद है जी जी, और फिर ये तीसरा फैक्टर है बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट में ही टीएलपी। ये पिछले चंद सालों में इनके पास जो इनको सबसे मौसर सपोर्ट मिली वो इलेक्टोरल सपोर्ट मिली। यानी जो जेयूपी के पास उस तरह नहीं थी पूरे पाकिस्तान के लेवल पे, जो सुन्नी तहरीक के पास नहीं थी। 2018 के इलेक्शंस का अगर आप जायजा लें तो उसमें आपको नजर आता है कि ये तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी। बिल्कुल ठीक है। और इसको 50-50 60-60 हज़ार वोट पड़े उसमें। और बज़ाहिर ये नज़र आया कि जैसे पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून इससे काफ़ी हद तक बहुत डैमेज हुई। लेकिन मदर साहब ये जो इलेक्टोरल सपोर्ट है, मदर साहब इलेक्टोरल सपोर्ट से पहले स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी तो उन्हें मिली ना, इनके क़याम से लेके इनकी पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटीज़ को या अवामुन नास तक जाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी तो थी ना, उसका भी तो इदराक करना होगा। ये आपको देखिए, ये जो आपका फैक्टर, ये जो फैक्टर है ना, ये आपका हर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी रियासत का अमल दखल नज़र आता है। ठीक, चाहे आप जिहादी आउटफिट्स निकाल लें, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन निकाल लें, और टीएलपी के बारे में भी यही कहा जाता था कि उस ज़माने में उनको जो बैकअप हुआ, देखे ना, एकदम एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, उसको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड भी कर लेता है और वो इलेक्शन में चली जाती है। और हमने अर्बन सिंध में देखा कि उन्होंने यहाँ एमक्यूएम का वोट काटा काफ़ी हद तक, और पंजाब में जिस तरह मैंने कहा, तो वो जो चीज़ थी, फिर वो एक पॉलिटिकल कम रिलीजियस पार्टी, और जिसके अंदर वो जिसकी अभी फवाद वो बात कर रहे थे कि उनके अंदर वो इंतहा पसंदाना जो रविश थी वो भी पाई गई। तो ये एक नया ट्रेंड था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इलेक्टोरल सपोर्ट भी हो और वो हार्ड लाइन पॉलिटिक्स कर रही हो, अनलाइक जेयूपी, जेयूआई और जमात इस्लामी। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल एक वो नए फैक्टर के तौर पे सामने आए, जिससे खुद अगर रिलीजियस पार्टी जो जिन जमातों का मैं नाम ले रहा हूँ इनके लोगों से बात करें तो वो भी कहते हैं कि ये एक बिल्कुल दूसरा फैक्टर जो है वो सामने आया। तो ये अब जब आप पाबंदी लगाएंगे, देखिए इंतहा पसंदी जो है वो जमात तक महदूद नहीं होती, इसलिए शायद पाबंदी का उस तरीके से इफेक्टिवनेस ना नज़र आए, क्योंकि इंतहा पसंदी बहुत डीप रूटेड है।
ठीक। और वो रियासत की पॉलिसियों के ताबे होती है। रियासत अगर चाहेगी कि मुल्क को एक रोशन ख्याल और एक प्रोग्रेसिव माहौल दिया जाए तो प्रोग्रेसिव माहौल होगा, जो हमने 70 से पहले देखा। अगर रियासत की पॉलिसीज के नतीजे में बात इंतहा पसंदी और जिहादी कल्चर की तरफ जाती है, ये बड़ा अहम नुक्ता है सर आपका। मैं बड़ा अहम नुक्ता है। फवाद साहब भी इस मामले में बात करते रहते हैं। फवाद साहब बता रहे हैं, एक तो वो बात मेरी अधूरी रहेगी कि आप लोग जो फैसला किया था उसमें कामयाब क्यों नहीं हो सके आपके दौरे हुकूमत में। दूसरा जो मदर साहब नुक्ता उठा रहे हैं कि पाबंदी इज दिस सोल्यूशन, इससे वो अप्रोच या वो मसला ख़त्म हो जाएगा मुआशरे में। फवाद साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? आई कैन टोटली हियर यू सर, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो 50-60 हजार वोट तो इस तो तरीके लब्बैक को कहीं नहीं मिला। कराची में कोई एक आध हल्के में मिला हो तो मिला हो, पंजाब में इतना वोट नहीं मिला, लेकिन कराची में ट्रेडिशनली रेलवी पार्टियों ने, स्पेशली जब मौलाना नूरानी थे और जो बिल्कुल मिलिटेंट नहीं थे, वो तो और तरह के लोग थे, उस वक्त भी कराची में उन्होंने वोट लिया था। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि 2017 में एक पुश इनको मिली बनाने में। ये जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट का या एक ट्रेडिशनल जो रोल था कोई, ये एक्चुअली तो बनी थी क्योंकि देखिए ना, अफगानिस्तान के खिलाफ जब लड़ाई में देवबंद को एक खुला हाथ मिल गया और वहाँ पे बरेलवी जो है वो थोड़े स्क्वीज हो गए, तो ये उस रिएक्शन में अमल में ये पार्टी वजूद में आई थी। अब आप देखिए ना, इस्लामाबाद की सारी प्रॉपर्टीज जो 500 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, वो किसके कब्जे में है? वो तो देवबंद के कब्जे में है, जो सारे अफगानिस्तान में लड़ते रहे। लिहाजा उसके रिएक्शन में ये लोग बन गए। हाँ, फिर ये इस्तेमाल होते रहे डिफरेंट मौकों के ऊपर, और बिल्कुल जिस तरह मजहर साहब ने कहा, जो उनको फॉरेन रजिस्ट्रेशन भी मिल गई, उनका वो इलेक्शन भी लड़ना शुरू उन्होंने कर दिया, तो वो सारा जो मामला है वो तो जाहिर है। तब इनका जो ज़हूर था या इनका जो प्रेशर था वो पीटीआई को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था, तब तो आपको अच्छी लगती होगी ये जमात। नहीं, पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये एक्चुअली हटाने की हद तक उस वक्त हो रहा होगा। हम तो खैर उस वक्त भी जो है वो मुखालिफ थे। हमने तो हमेशा यही कहा कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मजहबी कार्ड जो है वो प्ले नहीं करना चाहिए। तो बाद में, और इमरान खान भी बड़े वाजे हैं इस मामले पे, वो बिल्कुल गैर वाजे नहीं है। लेकिन ये तो खैर है कि इस वक्त पीटीआई में कल्चर बन गया ना कि जो भी करे, चाहे शैतान भी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो तो हमने छलांग लगा के उधर खड़ा हो जाना है। वो तो एक अनफॉर्चुनेट, पीएमएलएन ने भी यही किया था 21 में। आपको याद होगा जब पाबंदी लगाई थी तो उस वक्त की तकरीरें उठा के देखे ना, हमारे अता तारड़ साहब की और तलाल साहब की, वो लोग उस पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट कल्चर है। बड़े कम लोग हैं जो कि आइडियोलॉजिकली कोई अपनी लाइन बनाते हैं, करते हैं, बाकी सारा तो ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन बहरहाल इन अ लार्जर पिक्चर आई थिंक ये बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी बात ये है कि ये इसके ऊपर दोनों ही जो कैबिनेट्स हैं, तहरीक इंसाफ की भी कैबिनेट और पीएमएलएन की कैबिनेट ये फैसला दे रही है असूली। अच्छा, जिस तरह मजहर ने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ये देखिए ना, अभी ये तो हो रहा है, एंटी टेररिज्म एक्ट में आपने कर दिया। अब आज काबीना ने जो फैसला किया वो आर्टिकल 17 में बैन का है। वो इसलिए जरूरी है कि आप 17(2) जी, वो इसलिए जरूरी है कि आप ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप तो नहीं ना उसको लेजिटिमेसी दे सकते कि आप जो है एक मुतशद्दिद ग्रुप है, लेकिन हम आपको अलाउ भी कर रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ लें, ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा जो पीटीआई ने भी इसको जब यहाँ पे बैन कर दिया था, जब यहाँ पे बैन किया तो उस वक्त की जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप थी, उन्होंने वो स्टैंड नहीं लिया जो आज एक क्लियर स्टैंड एस्टैब्लिशमेंट ने लिया है, जिसके ऊपर जाहिर है कि वो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहक है कि उन्होंने क्लियर फैसला किया है कि जो भी हथियार बंद दस्ते हैं या जत्थे हैं उनको हम चौधरी साहब, आपके दौर की एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला यही था ना कि कोई भी क्लियर मसला हल नहीं कर सके, रात को कुछ और दिन को कुछ। हाँ, ये प्रॉब्लम उनका रहा, उसमें जाहिर है फिर उसकी कीमत भी जो है उनको देनी पड़ रही है। वो इसी कमजोरी का शिकार है, लेकिन कम से कम ये इस मामले के ऊपर बिल्कुल जो है वाज़ेह हैं और इसीलिए ये कामयाबियां जो हैं वो हो रही हैं। अब आप असूली तौर के ऊपर तो देखिए ना, अभी सिंध हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, जो पंजाब हुकूमत के इक़दामात हैं उनके ऊपर, उनको भी अमल करना चाहिए और इनको बैन करना चाहिए अपने अपने सूबों में। लेकिन वो एक तो ये हमारी जो पॉलिटिक्स की सतह इतनी नीचे आ गई है और इतनी रिवेंजफुल है तो उसमें इस तरह के बड़े फैसले नहीं हो पा रहे।
ठीक, एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ। अभी सुहेल अफरीदी जो मामला है वो भी ज़ेर बहस लेके आना है, पीटीए की अगली सियासत, उसके ऊपर मदर साहब, फवाद साहब की राय। छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम के साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब मदर अब्बास साहब और फवाद चौधरी साहब शरीक गुफ्तगू हैं। मदर साहब, मजहबी जमात पर पाबंदी के ऊपर तो बात हो गई, क्या ऐसी पाबंदी और इन इकदाम का मैसेज पीटीआई के लिए भी है? क्योंकि वहाँ भी एक नए सीएम आए हैं, वो भी एहतजाज करना चाह रहे हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही और वो भी कह रहे हैं वो अवाम के पास जाएंगे, जब तक काबीना की मंजूरी खान साहब नहीं देंगे वो ऐलान नहीं करेंगे, और जब तक खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं होती वो कोई और अहम मुलाकात भी नहीं करेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई की बात तो होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। आप क्रैक डाउन कर सकते हैं, आप उनको एहतजाज से रोकने के लिए जो रियासती हमारी रवायती मशीनरी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता हमने पिछले चंद सालों में कराची हैदराबाद में देखा कि एमक्यूएम के साथ हुआ ये, और जो एमक्यूएम लंदन कहलाती है अब, उनको उन पे हालांकि ऑफिशियली कोई पाबंदी नहीं है, ना ऑफिशियली वो आउटलॉर्ड हैं जी, लेकिन वो उनको किसी भी किस्म की जो है एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है उसमें। वो एक डिक्लेयर्ड हो गया है 22 अगस्त के बाद कि उनको पॉलिटिक्स नहीं करने दी जाएगी, और वो ज़ाहिर उससे रियासत ने अपना फैसला कर लिया और उस पर कहीं भी कोई हमें नज़र नहीं आती एक्टिविटी। लेकिन तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है कैनवस इससे बहुत बड़ा है, सही है, और पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, पंजाब असम्बली में भी मौजूद है, सारी असम्बलियों में मौजूद है। तो ऐसी जमात पर आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते। पाबंदी लगाने का मतलब तो फिर सिस्टम का ही जो है वो खात्मा करने वाली बात है, सही, वो तो नहीं लग सकती। लेकिन ये कि अब किस हद तक तहरीक इंसाफ, अब सुहेल अफरीदी साहब का इम्तिहान है, टेस्ट है उनका, वो किस हद तक इस टेस्ट में कामयाब होते हैं, क्योंकि जो भी सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, फिर अंदरूनी खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, उसमें सुहेल अफरीदी यकीनी तौर पे उन पे एक ये दबाव तो होगा कि वो किस तरह के इक़दाम करें कि जिससे एक तरफ जो वफाकी हुकूमत पे प्रेशर है इमरान खान साहब की रिलीज़ के हवाले से वो बढ़ाया जाए, और साथ में इंतज़ामी तौर पे तो वो ऐसे इक़दाम करें कि लोगों को रिलीफ मिले। तो वहाँ ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज हमारे एक दोस्त तबसरा कर रहे थे कि लगता है कि पीटीआई को केपी में 2 वज़रा आला चाहिए, एक खान साहब की रिहाई की मिशन पर मामूर हूँ और एक सूबे के इंतजामी और दीगर मामूर को देखने के लिए। नहीं, उसमें 2 वज़ीर आला की ज़रूरत नहीं है, अगर ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलमिया है जी। देखिए, पार्टी जो होती है, पार्टी ये सारी, वो आज कुछ सुहेल अफरीदी साहब ने ये बात की, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है जिस तरह अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर जुलूस लेके नहीं जाया करते, सही, चीफ मिनिस्टर का काम एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस को लुक आफ्टर करना होता है, सही, ये काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, यानी उस पार्टी और गवर्नमेंट सेपरेट होती हैं। ये जो हमारी यहाँ कॉन्सेप्ट है ये नहीं डेवलप हो सका क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बदकिस्मती से डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा फवाद साहब, आप कह रहे हैं मौज़ा ही होगा पीटीआई असेंबली में रहे, ये 100% आपको लगता है कि असेंबली से पीटीआई इस्तीफे देगी? हुकूमत तो ऑप्शन दे रही है बनी गाला चले जाएं, तारिक फजल चौधरी साहब तो आज भी बात कर रहे थे, ये आपको क्यों लगता है कि पीटीआई असेंबलियां छोड़ देगी? देखिए, तारिक फजल चौधरी साहब की तो ज़ाहिर बात कुछ सीरियस नहीं कोई लेगा ना, वो तो ऐसे ही है। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि हुकूमत किसी तौर के ऊपर भी तैयार नहीं है कि किसी भी तरह कोई लीनियंसी दी जाए, कोई एंगेजमेंट की जाए। अब इस मसला है वो ये आ रहा है कि जो कह तो ठीक है, मदर साहब के चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो नहीं, चीफ मिनिस्टर जो है वो जुलूस लेके ना जाए, लेकिन मसला है कि देखें लोगों ने जो किया है वो इसलिए वो किया है कि आप या तो जो चीफ मिनिस्टर है वो अंगेज होगा जो अली अमीन गंडापुर ने किया था, और दूसरा वो अंगेज नहीं होगा तो सारे वर्कर इमरान खान उन्होंने कोई इसको गवर्नेंस के लिए तो इलेक्ट किया नहीं हुआ, इनको तो किया हुआ है कि जी आप जो है वो आप इमरान खान को बाहर लाएं। अब वो जो चीफ मिनिस्टर है, जो वर्कर हैं, ये सारे इसमें फंसे हुए हैं कि वो करें क्या, कि
हुकूमत तो कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव नहीं कर रही। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने डंडे से कर लिया, सारी चीजें ठीक कर ली, हम इसको भी ठीक कर लेंगे। तो एंगेजमेंट ना होने की वजह से कोई ऑप्शन नहीं है सोहेल अफरीदी के पास, सवाए इसके कि वो एक जुलूस भी निकाले, वो फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज भी दें। अब वो चैलेंज जो है उन्होंने देना है, अगर वो नहीं देंगे तो उसमें रली अमीन को फर्क नहीं रह जाएगा। फिर आप कह रहे हैं कि इस्तीफे भी देगी पीटीआई असेंबलियों से? ओके सर, देखिए जो नईम खान साहब जो तहरीक होनी है इस वक्त पार्लिमान में, देखिए होता ही है ना कि मॉडर्न गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं, वो स्टेक्स क्रिएट करते हैं अपोजिशन के सिस्टम के अंदर। वो वहाँ पे समझते हैं कि जी हमें सिस्टम में रहने का फायदा है। जब आप अपोजिशन का जो सारा आप हशर नशर कर रहे हैं, आप उनको जो है वो तैयार ही नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई उनका कोई स्टेक हो, तो आप मुझे बताएं ना कि ये हुकूमत जो है उसको कैसे, वो क्यों रहेंगे? लिहाजा वो नहीं रहेंगे। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो असेंबलियों में लोग हैं, उसके इमरान खान को क्या फायदा हो रहा है, उसका पार्टी की जो असल लीडरशिप है जो जेलों में है उनको क्या फायदा हो रहा है? वो सिर्फ 4 लोग अपनी तनख्वाहें ले लें और कमेटी में गाड़ी वाड़ी ले लें, इससे ज्यादा तो देखें ना, कोई इस वक्त ना पार्लियामेंट की कोई हैसियत है ना अहमियत है। लिहाजा ये एक मौजज़ा ही होगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी उसमें में रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे। ये पूरी तहरीक तभी बनेगी या उसी वक्त ही चलेगी जब वो उसको जो है वो इस्तीफा देंगे, लोग बाहर आएंगे और एक पूरी जो तहरीक है उसको बनाने की और चलाने की वो कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और जनाब मज़हर अब्बास साहब। मुल्की सियासी हाल, टीएलपी पर पाबंदी, पीटीआई का लाहमल, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका असर बराह रास्त पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो ताल्लुकात हैं, डायनामिक्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। बिलखुसूस अरेबियन सी में जो पिछले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने बड़ी कार्रवाई की और जिस तरह से नरेंद्र मोदी INS विक्रांत में जाके जो ललकार दे रहे थे, उससे क्या मुराद है, बात होगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। मुल्की सियासी मामलात पर तो गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन इंटरनेशनली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिनका बराह रास्त और बिलवास्ता पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फोर्सेस से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। बिलखुसूस उस वक्त जब इंटरनेशनल फोर्सेस या इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की फोर्सेस की जो कार्रवाई हैं उनकी तायीद करे, तारीफ़ करे। एक ऐसा ही वाक़या अरेबियन सी में पेश आया जहाँ पे पाकिस्तान नेवी की जो शिप है PNS यरमूक, उसने तारीख़ की एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और कहा जा रहा है कि $1 अरब की जो मनशियात हैं जो स्मगल की जा रही थी समुंदर में मुख्तलिफ कश्तियों पर, वो सीज़ की हैं। और उसके ऊपर ना सिर्फ सऊदी हुकूमत बल्कि जो अमरीकी सेंटकॉम का महकमा है उसकी जानिब से बहुत शानदार तरीके से खराज तहसीन पेश किया है। PNS यरमूक है क्या, ये कार्रवाई पाकिस्तान की नेवी ने कहाँ की, सऊदी अरब का क्या किरदार था, अमेरिका जैसी जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की निस्बतन एक छोटी नेवी को क्यों खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इसकी डिटेल जानने के लिए। और 3 दिन पहले आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो एक मजहबी त्यौहार के मौके पर INS विक्रांत जो उनका जंगी बहरी बेड़ा है वहाँ पहुँचे हुए थे, होली के रंग मना रहे थे उनके साथ। तो उसका क्या पैगाम है, वहाँ से क्या ललकार वो दे रहे थे पाकिस्तान को, इस पर बात करने के लिए हमने अज़हमत दी है एडमिरल रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब को। प्रोग्राम में दिफाई मामलात पे गुफ्तगू अक्सर हमारे यहाँ करते हैं। एडमिरल साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा जो अरेबियन सी में क्या हुआ। मैं डिटेल पढ़ रहा था, बिलखुसूस जो US सेंटकॉम ने डिटेल्स शेयर की हैं, सऊदी ज़िम्मेदारों ने और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने जो खबर छापी है, ये तो वाकई बहुत बड़ी तारीख रकम हुई, क्योंकि $1 अरब की ड्रग्स हैं जिसकी जो डिटेल्स हैं 82 करोड़ की सिर्फ मेथ नामी ड्रग है। इसी तरह से 350 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ है जिसकी कीमत कोई $14 करोड़ बताई जा रही है। 50 किलोग्राम कोकेन है जिसकी कीमत $10 करोड़ बताई जा रही है। तो ये तो $1 अरब बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी मद है। पहले तो बताएं PNS यरमूक है क्या और इसने ये कार्रवाई कैसे और कब की, ये नाज़रीन की समझ के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जामिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, PNS यरमूक एक पाकिस्तान नेवी का जहाज है, इसको कॉर्वेट क्लास कहते हैं। कॉर्वेट वो जहाज होते हैं जो कि बोट से बड़े होते हैं और जो नॉर्मल फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर
वायर्स होते हैं जिन पे आपने भी सफर किया हुआ है, उनसे छोटे होते हैं। तो ये बड़े वर्सेटाइल जहाज, बड़े इनमें फुर्ती होती है, बड़ी तेजी होती है और ये बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं। तो ये यरमूक हमारा एक नया जहाज है, तकरीबन 2-3 साल पहले पाकिस्तान नेवी में इसने शमूलियत इख्तियार की है और ये हमने रोमानिया के शिपयार्ड के ताउन से बनवाया था। ये जहाज एक इंटरनेशनल कोएलिशन है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, उसके नीचे एक टास्क फोर्स है 150। हम इस टास्क फोर्स के तकरीबन कोई 2004 से मेंबर हैं और हम इसको तकरीबन 13 बार कमांड भी कर चुके हैं। तो हम इसका हिस्सा थे और इस वक्त सऊदी नेवी जो है वो उसकी कमांड कर रही थी। तो इन्होंने ये कार्रवाई की। अब इस कार्रवाई को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये कार्रवाई कितनी अहम है और कितनी खतरनाक भी है। जी प्लीज। देखिए, एक चीज समझिए कि समंदर पे जो भी काम हो रहा होता है उसका आगाज और अंजाम जमीन पे होता है। अच्छा। तो यकीनन ये कहीं जमीन से चढ़ी है और इसने फिर कहीं जमीन पे उतरना था। तो जमीन पे बाज़ात चीजें पकड़ी जाती हैं, बाज़ात लीक भी हो जाती हैं, निकल जाती हैं और फिर वो समंदर पे आ जाती हैं। अब जब वो समंदर पे आ जाती हैं तो यहाँ पे इनको पकड़ना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि समंदर में तो हजारों बोट्स हैं, सारी बोट्स एक जैसी लगती हैं आपको। तो आप किस बोट को चेक करेंगे, किसके ऊपर जाएंगे और फिर आपको कैसे पता चलेगा कि किस बोट में क्या है? उसमें फिश भी हो सकती है, उसमें ड्रग्स भी हो सकती हैं, अल्कोहल भी हो सकता है। तो कुछ ट्रिप वायर्स होते हैं। अच्छा। कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिनका अंदाजा लगाया जाता है और एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर वो क्राइटेरिया पूरा होता जाए, सारे टिक्स लगते जाएं, तो फिर आप निशानदेही करते हैं कि ये वही बोट है जिसके अंदर गैर कानूनी सामान जा रहा है। अब उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस भी उसमें एक ट्रिप वायर है, यानी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कोई बहुत ज्यादा मतलब फोकस शायद हर दफा नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप देखते हैं कि भाई एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा होता है हर बोट पे। ये जो फिशिंग बोट्स बड़ी होती हैं इनके ऊपर ही लगा होता है और अगर वो ऑटोमेटिकली इन बोट्स की पोजीशन रिले कर रहा होता है मुख्तलिफ स्टेशंस को। तो अगर कोई बोट अपना ये सिस्टम बंद कर दे तो पहला ट्रिप वायर तो ये हो जाता है कि इसने अपना सिस्टम क्यों बंद किया? भाई सिस्टम खराब हो गया क्या? वो खराब बड़ी मुश्किल से होता है। अगर वो खराब हो गया है तो फिर इस बोट ने कॉल क्यों नहीं दी डिस्ट्रेस की कि जी मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ पर हूँ, मुझे बचाएं आके। तो एक ये, फिर हर बोट पे एक खास निशानी होती है जिससे पता चलता है कि इसकी नेशनैलिटी क्या है। अब आप जब इस सब्जेक्ट को स्टडी करें तो आप उसके बाद सी में जाएं तो आपको पता चल जाता है कि ये इंडियन बोट है, पाकिस्तानी बोट है, ईरानी बोट है, ओमानी बोट है। एक खास किस्म की इंडिकेशंस होती हैं जो उनके ऊपर होती है। तो अगर वो बोट पे नहीं है तो फिर पता एक तशवीश की बात होती है। अच्छा, फिर उस बोट का बिहेवियर क्या है, वो किधर जा रही है, क्या कितनी स्पीड कर रही है, ये बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनसे आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी बोट पे शक किया जाए और कौन सी मशकूक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो जब ये तय हो जाता है कि ये बोट मशकूक है, अच्छा, फिर क्या होता है जब आप ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक कर लेते हैं? इंटेलिजेंस भी हो गई, सर्वेलेंस भी हो गई, उसकी हसासियत या उसके अंदर मशकूक होना भी। अब डीप सी में है, अपरेज में, नो वन नोज कि इसके अंदर है क्या। तो देन कम्स द नेक्स्ट थिंग जो कि फिर आपका फिजिकल ऑपरेशन शुरू होगा, उसको रोक के फिर उसके अंदर जो मवाद है वो बताए ना कैसे होता है? जी, वो फिर ये है कि जो शिप होता है, जो भी उसके करीब शिप होता है, उसको टास्क किया जाता है कि आप जाके इस बोट को चेक करें। तो यरमूक को टास्क किया गया। यरमूक की एक बाकायदा बोर्डिंग पार्टी होती है, यानी कुछ लोग होते हैं जो एक छोटी बोट में सी में उतरते हैं और फिर वो इस बोट के साथ जाते हैं और इस पे चढ़ते हैं। ठीक। अब ये बड़ा मुश्किल मरहला है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जिस बोट पे आप जा रहे हैं क्या वहां भी असलहा मौजूद है या नहीं, रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी, हो सकता है वहां से आगे से फायर हो जाए। तो बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं उस बोट पे चढ़ने के लिए और उसको काबू करने के लिए। उसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें शिप्स अपनी वेपन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको अलार्म करते हैं लाउड स्पीकर पे कि हम आप पे बोर्डिंग करने आ रहे हैं, कोई ऐसी हरकत ना करें। और फिर जो टीमें जाती हैं वो खुद भी बड़ी मुसल्लह और बड़ी ट्रेंड होती हैं। अच्छा, फिर जब आप चढ़ गए इसके ऊपर
और फर्ज कीजिए कि आगे से रेजिस्टेंस नहीं हुई है और आप इस बोट पे चढ़ गए, तो अब देखें इतना महंगा माल वो लेके जा रहे हैं, तो वो ऐसे बोर्ड के ऊपर फैला के तो रखते नहीं है। एग्जैक्टली ना उसको नीचे ऐसे को खुफिया खानों में होगी। रख देते हैं कि आप ढकना उठाएं और आपको नीचे से नजर आएगा। तो उन्होंने बड़े स्पेशल कंपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं और उनमें ये चीजें छुपाई हुई होती हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ये चीजें छुपाई जाती हैं। अब इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है इन चीजों को ढूंढने के लिए, क्योंकि वहां तो स्निफर डॉग्स वगैरह आप नहीं लेके जा सकते। तो आपने खुद अपनी हिस्स इस्तेमाल करते हुए, अपनी तरबियत इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि कहाँ पे क्या चीज छुपी हुई होगी, क्या मशकूक चीज नजर आ रही है। ये जितनी बोट्स इस किस्म की होती हैं वो नॉर्मल फिशिंग बोट की तरह अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। वहां उसमें जाल भी मिलेंगे आपको, उसमें आपको मछली का कैच भी मिलेगा, उसमें कांटे भी मिलेंगे, लोग भी ऐसे होंगे जो फिशरमैन का उन्होंने लिबास पहना हुआ होगा। लेकिन फिर भी आपको ये इंश्योर करना है कि इसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं है। तो आप फिर उस हिसाब से बोट की चेकिंग करते हैं और फिर जब आपको ये चीजें मिल जाती हैं तो आप इनको पकड़ के ले आते हैं। तो ये एक मुश्किल ऑपरेशन है। बाज औकात सी बड़ा रफ होता है, लेकिन उस रफ सी में भी आपको अपनी छोटी बोट पे इस पे चढ़ना पड़ता है, इससे उतरना होता है। इंजरीज भी होती हैं, लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये काम नेशनल इंटरेस्ट में होता है, इसलिए ये किया जाता है। और ये क्योंकि मुश्किल काम है तो इसीलिए आप देखिए कि इसको सऊदी अरब की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी और जो कोयले कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं उनके हेडक्वार्टर की तरफ से भी इसको बड़ी पजीराई मिली है। एक तरफ हमें ये पजीराई मिल रही है, दूसरी जानिब फैसल शाह साहब विक्रांत पे जाते हैं मोदी जी, दीपावली दिवाली की तकरीब मनाते हैं, ललकारते हैं। उनका मीडिया कहता है जी कि मोदी का विक्रांत पे जाना जो है इट सेंट वेव्स ऑफ फियर अक्रॉस पाकिस्तान। देखिए जामी, वो मई 2025 के बाद अभी एयरफोर्स और आर्मी के पास तो जा नहीं सकते थे। वो जाके उनको ये तो नहीं कह सकते थे दिवाली पे कि बेटा बड़ा अच्छा काम किया, 7 जहाज गिरवा दिए, S-400 की बैटरी तबाह करवा दी, ब्रह्मोस मिसाइल का स्टोरेज तबाह करवा दिया, अपने हेडक्वार्टर्स तुमने जलवा दिए। तो वो ये तो वहां नहीं कह सकते थे। वो वहां गए जहां का पर्दा नहीं, अच्छा, जहां का पर्दा रह गया, तो वो नेवी थी। तो वो नेवी में चले गए और वहां जाके उनको शाबाश दी कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा अच्छा काम किया है। क्या काम और बाकी दोनों फोर्सेस के साथ आपकी बड़ी सिनर्जी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या अच्छा काम किया और क्या सिनर्जी थी। देखिए, ये इंडियन नेवी है जो कि इंडिया की प्राइड है और उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं और बेताशा जहाज है। 100 से ज्यादा जहाजों प्लेटफॉर्म्स की ये नेवी है। अपने आप को ब्लू वाटर नेवी कहलवाना चाहती है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर करना चाहती है। 400 मील यानी 700 किलोमीटर से करीब ये पाकिस्तान के नहीं फटकी। अच्छा, जिस ब्राह्मोस मिसाइल का मोदी साहब जिक्र कर रहे हैं अपनी तकरीर में, उसकी रेंज है 450 किलोमीटर। 700 किलोमीटर पे खड़े हुए हैं 450 किलोमीटर का मिसाइल लेकर। तो भाई उस मिसाइल को पानी में मारना है, पानी में गिराना है। उसको अगर पाकिस्तान पे चलाना है, जो तुम्हारा मीडिया कह रहा था कि कराची में आग लग गई है, कराची में तबाही मची हुई है, तो फिर आगे आना था। आगे आ सकते हैं, जहाज चलने के काबिल हैं इनके, लेकिन आगे कैसे आए? आगे पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार खड़ी थी कि 1 इंच ही आगे बढ़े तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हम गर्क करें। 6 और 7 की रात और 9 और 10 को जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग हो रही थी, बाकायदा कार्रवाइयां हो रही थी, जहाज गिर रहे थे और S-400 तबाह हो रहा था और जमीन पे भी तबाही हो रही थी, तो ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इन दोनों दिनों में बंबई के करीब ले गए और वहां जाके छुपा दिया। और जो मेन एयरफोर्स के बेसिस थे लैंड से, उनसे इनको एयर कवर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि इसको पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी कुछ ना कह सके। तो ये वो नेवी है जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसने बड़ी शानदार कार्रवाई दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर में। मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी नेवी इतनी काबिल थी और है, तो आपको इस नेवी को अप्लाई करने का बेहतरीन मौका फैसल साहब, ठीक है, ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना कि वैसी फोर्स के पास गए जिसकी अभी घूंघट ही नहीं उतरा था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिलफर्ज अगर वो पाकिस्तानी पानियों की जाने पेशकदमी करते, तो जैसे JF-17 और PL-15 मिसाइल चला के या दीगर हथियार इस्तेमाल करके राफेल नीचे गिराए, तो क्या हमारी एयरफोर्स और नेवी इस पोजीशन में थी कि ऐसा कोई जवाब दिया जाता भारत को?
मैं आपको जामी ये बता रहा हूँ कि हम ट्रिगर हैप्पी और कॉकपिट रेडी थे। अच्छा। कि ये 1 इंच आगे बढ़े और ये इनका जो प्राइड है, जो इनके क्या कहेंगे कि नाज है, उसकी ट्रॉफी हासिल कर लें। ये मैं आपको बिल्कुल हल्फन बता रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा था पिछले सवाल के जवाब में भी कि अगर इस नेवी को इन्होंने करना था तो उस वक्त बेस्ट टाइम था जिस वक्त इन एयरफोर्स और आर्मी में इनके नुकसान हो रहे थे। जो सिनर्जी की बात कर रहे थे मोदी साहब, तो नेवी ने ये सिनर्जी दिखाई कि एयरफोर्स के जहाज गिरने दिए और आर्मी की तबाही होने दी जमीन पे और खुद कुछ नहीं किया। तो ये किस किस्म की सिनर्जी है कि उसकी वजह ये तो नहीं है कि बहुत बड़ा कोई फियर एंटिसिपेट किया विक्रांत ने, बहुत बड़ा कोई स्ट्रेटेजिक इशू एंटिसिपेट किया इंडियन फोर्सेस ने, जिसकी वजह से इतनी भारी भरकम शय को मूव ही नहीं किया। दे न्यू व्हाट एग्जैक्टली कैन हैपन। एग्जैक्टली। देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलिट्री लीडरशिप को खुली आजादी दी हुई थी कि आपने जो करना है आप करें, जो आप बेहतर समझते हैं आप करें। तो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने, नेवल लीडरशिप ने ये फैसला किया कि हमने सी फ्रंट नहीं खोलना। उसकी कोई वजह होगी और उसकी वजह ये थी कि उनको ये अंदाजा था कि हमने अगर ये सी फ्रंट खोला तो उससे 5 गुना ज्यादा नुकसान हमें पहुंचेगा, हमारी ट्रेड को पहुंचेगा, हमारे पोर्ट्स को पहुंचेगा, हमारे लोगों को पहुंचेगा, हमारी नेवी को पहुंचेगा। जब आप कोई एक्शन करने जा रहे होते हैं ना तो उसका अंजाम कैलकुलेट करते हैं। सही। और वो रिस्क कैलकुलेशन में जब आपके खिलाफ बात आ जाए तो फिर आप वो काम करने से गुरेज करते हैं। ये लॉजिकल चीज है, यूनिवर्सल लॉजिक है। बिल्कुल। तो ये उनकी जो नेवल लीडरशिप थी उसने ये जब कैलकुलेशन की और उनको ये नजर आया कि नहीं, इसमें हमें कोई फायदा नहीं होगा, जो नुकसानात हवा और जमीन पे हो रहे हैं बस वो काफी हैं, हमें ज्यादा सी पे नुकसानात करवाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनको एक खौफ था, उनको एक डर था, और जिसकी वजह से वो जो 400 मील की लाइन थी उससे वो आगे नहीं बढ़ सके, यानी 700 किलोमीटर। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल शाह साहब, एडमिरल रिटायर्ड। इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। 2 बड़े अहम मामला थे जिस पर तफसीली उन्होंने रोशनी डाली है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह।